देखो, हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी वो केस कर चुके थे जिसमें हमारे हमारा एक स्फीयर था। उस स्फीयर के सेंटर पे एक कैविटी थी और कैविटी के सेंटर पे चार्ज था, है ना। ये किया हुआ है, ये हम लोगों ने कर लिया था ना बेटा यार। चलो ठीक है, मैं अपने से ही बोलता रहूँगा। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज जो है वो सेंटर पे नहीं है, सेंटर यहाँ है पर चार्ज थोड़ा साइड में रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये चार्ज अगर थोड़ा साइड में पड़ा हुआ है तो आप मुझे बताइए, अभी भी इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज ही एक्यूमुलेट होगा, बट नेगेटिव चार्ज क्या यहाँ पे मेटेलिक सरफेस पास में है ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होगा और यहाँ पे कम एक्यूमुलेट होगा? बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस सर। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो कुछ ऐसी होंगी। मतलब यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन या चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम हो। समझ में आ रही बात? आया ना? यस सर। अब अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है, इस अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो आउटर सरफेस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ओरिजिनली ये कंडक्टर क्या था? अनचार्ज था। तो क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज आया इसलिए बाहर वाले सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब सवाल ये उठता है कि वो पॉजिटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। तो इसका मैं पहले आंसर बताऊंगा फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसका आंसर ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस पे, ये अभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है? देखिए, यहां पर, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? यहां बाहर बिल्कुल वैसी रहेंगी जैसे कि एक पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है। सेंटर पे नहीं भी रखा हुआ तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी जैसे कि पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ, इस पर्टिकुलर केस में। अब ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये उठता है। तो देखो, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स? मेनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड करेंगी। हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या रिक्वायरमेंट है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो। साग्निक माइक ऑफ करो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस वॉल्यूम में, ये जो वॉल्यूम है मेटल का, कंडक्टर का, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो? जीरो हो, है ना। यही चाहिए ना। यस सर। और यस सर। इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर, राइट, है ना। नो इमेजिन दिस, रिक्वायरमेंट्स है कि पहला है नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस नॉर्मल टू द कंडक्टर। अब देखो, इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने का क्या कोई तरीका हो सकता है? देखते हैं। और बाय यूनिकनेस थ्योरम अगर ये रिक्वायरमेंट्स एक तरीके से मीट कर गई तो वो इकलौता तरीका होगा, हाँ या ना। यूनिकनेस थ्योरम मेंशन किया था ना मैंने कि एक पर्टिकुलर हाँ सर। सिचुएशन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर एक सोल्यूशन मिल गया तो वो इकलौता सोल्यूशन। अब देखो, यहां पर क्या है कि इमेजिन outer radius to be
इन्फिनिटी। इमेजिन करो कि जो आउटर रेडियस है वो इन्फिनिटी है, ये वाला रेडियस इन्फिनिटी है, ये कहाँ पर इन्फिनिटी पर है। तो बेसिकली हमने हमारे पास कैसी दुनिया जहाँ सब जगह मेटल ही मेटल है, बस बीच में एक हल्का सा छोटा सा होल है ना। तो उस होल के बारे में सोचो, उस कैविटी के बारे में सोचो, होल नहीं है कैविटी है, उस कैविटी के बारे में सोचो। बाहर तो हर जगह मेटल ही मेटल, मेटल 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 मेटल, हर जगह मेटल मेटल है ना। इस कैविटी के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया, तो कैविटी थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। बाहर हर जगह मेटल, ठीक है। कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा हमने सेंटर पे नहीं रखा, थोड़ा साइड में रख दिया, ठीक है। तो अंदर का तो एकदम वही सेट है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, अंदर तो कोई झमेला ही नहीं है ना। और बाहर तो कोई सरफेस ही नहीं है, अगर सरफेस है तो इन्फिनिटी पर है, तो वहां पर चार्ज आने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं किसी को, है ना बेटा, बोलो। Yes, sir. तो ये चार्ज Q जो फाइनाइट चार्ज है, इसका वजह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो भी चार्ज इंड्यूस होगा उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आना नहीं। तो मतलब सोचिए, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही है, सिर्फ इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस Q और ये नेगेटिव चार्ज, इनकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। देखो यहां पे E नेट जीरो है और E आउट भी जीरो है, राइट। देयरफॉर सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो ही होगा, हाँ या ना। Sir, according. यार हाँ ना बोलो तो रिकॉर्डिंग बोलते हो आप लोग, ध्यान सही जगह देखो, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ मुझे बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है, हाँ या ना। हाँ सर। आउटर Yes, चार्ज sir. इन्फिनिटी पर है, इसलिए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ई आउट प्लस ई इन, ये दोनों जीरो, तो इसको जीरो होना ही पड़ेगा। हाँ सर। मतलब क्या हुआ, ये जो चार्जेस हैं यहां पर आपको जो ये जो चार्ज कन्फिग्रेशन मिल रहा है यहां पर, इसकी वजह से बाहर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, हाँ या ना। जीरो। ओके, और अंदर सरफेस पे कैसा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसके बाद आप यहां जाइए कि बाहर वाले रेडियस को आप फाइनाइट कर दीजिए। जैसी आउटर रेडियस आपने फाइनाइट किया, आपका अंदर मैंने ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखा बिल्कुल सेम टू सेम, जिससे कि बाहर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर। सिर्फ इसकी वजह से मैंने अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम टू सेम कर दिया, तो सिर्फ इसकी वजह से बाहर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मुझे चाहिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, है ना, यहां हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो आउटर चार्जेस की वजह से। तो उसका क्या उपाय है, आउटर चार्ज की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कंडक्टिंग शेल बन जाएगा चार्ज का, हाँ या ना। उसकी वजह से अंदर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यस सर। तो ये जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट वी कैन गेट, है ना, हाँ ना। हाँ सर। ये जो सिचुएशन बना रखी है मैंने, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। और बाय यूनिकनेस थ्योरम हम कह सकते हैं कि कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक मिल चुका है, हाँ ना। हाँ सर। बस हो गई बात, ठीक है। अब देखो, अभी तक मैंने क्या किया था, इस कैविटी को सेंटर पर रहने दिया था, सिर्फ चार्ज को मूव किया था,
है ना। सोचो मैं ये कैविटी भी सेंटर पे नहीं हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आउटर सरफेस है, इनर कैविटी यहां है और चार्ज भी इसके सेंटर पे नहीं है, चार्ज भी यहां रखा हुआ है साइड में, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, और बाहर यूनिफॉर्म बाय सेम यूनिकनेस थ्योरम, बाय यूजिंग सेम यूनिकनेस थ्योरम, सेम लॉजिक। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. सर तो इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर द गिवन केस। ठीक है। ठीक है सर। या पूछ लेगा कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके। यस सर। समझ में सबको आ रहा है। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना। अब देखो एक और एग्जांपल, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर पहले से चार्ज है, इसके अंदर यहां पर कैविटी है और कैविटी के अंदर यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. अब आपको बताना है, अच्छा इस चार्ज स्फीयर के ऊपर भी चार्ज कितना है, क्यू है। अब आपको इसमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो। ठीक है बेटा, तो कैसे ड्रॉ करेंगे देख लो। यहां से तो क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो यहां जाके टर्मिनेट होंगी बेचारी, और उनका उसको उपाय ही नहीं है। मेटल में जा नहीं सकती तो टर्मिनेट नहीं होना है ना। बोलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे जा सकती हैं क्या? नो सर। तो टर्मिनेट तो अंदर ही होना पड़ेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? माइनस क्यू। बाहर पहले से प्लस क्यू था तो बाहर क्यू और एक और प्लस क्यू आ जाएगा, हाँ या ना। कितना चार्ज हो गया बाहर? 2q। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, ये चार्ज जो है बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब यहाँ पे मैंने 8 लाइंस ड्रॉ करी हैं, तो मेरे को बाहर क्योंकि चार्ज 2q है इसलिए कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी? 16। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, काम हुआ क्या? नहीं। 9 10 11 12 13 14 15 और 16। समझ में आई बात? ये सारी बाहर की कैसी होंगी? स्ट्रेट होंगी। ठीक है ना बेटा। यस सर। सब जगहों पे प्लस चार्ज, मतलब बाहर पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़े।
Yes, sir. चलो अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल देखा जाए तो मतलब अगर पहली बार आपको दे दिया जाए कभी एग्जाम वगैरह में तो नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि जो जिस अप्रोच से ये क्वेश्चन बनेगा उस अप्रोच से हम कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते ही नहीं। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट हम ये वाला अप्रोच यूज ही नहीं करते, बहुत रेयरली यूज करते। बट होता ये है कि ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, आपको ये तरीका ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं या इसके जैसे क्वेश्चंस को भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. और इतना ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेन में भी आया हुआ है, एडवांस में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। इनफैक्ट 3 या 4 साल पहले जेई मेन में आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में आया, बस लैंग्वेज डिफिकल्ट कर दी थी, क्वेश्चन सेम था। ठीक है, पहले जेई मेन में आया और उसी साल जेई एडवांस में भी आ गया यही क्वेश्चन। ठीक है, और मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने जेई मेन में सॉल्व कर लिया, जेई एडवांस में सॉल्व नहीं कर पाया, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया था, क्वेश्चन सेम टू सेम था तब भी। सो मतलब इसलिए बहुत जरूरी है, हमेशा बोलता हूँ बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो टेक्स्ट बुक? प्रैक्टिस करना जरूरी है बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले टेक्स्ट बुक पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। मेरे पास ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, पर इसमें एक कैविटी भी है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ कैविटी है। ठीक है बेटा, इसके जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है, इसका रेडियस आपको दे रखा है आर, कैविटी का सेंटर आपको दे रखा है यहां से ए डिस्टेंस पर है, और कैविटी का रेडियस दे रखा है आपको स्मॉल आर। समझ में आई बात? आपको बताना है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इस कैविटी के अंदर कोई जनरल पॉइंट ले लिया मैंने P, जो कि यहां से B वेक्टर के डिस्टेंस पर। समझ में आया? डायग्राम दिख रहा है कि बहुत छोटा हो गया? सर बहुत छोटा हो गया सर। ये रही आपकी कैविटी, ये रहा सेंटर, स्फीयर के सेंटर से कैविटी का सेंटर है डिस्टेंस ए पर, यहाँ पर आपका कोई जनरल पॉइंट है, लेट से पी या ए बोल देता हूँ उसको। ए की लोकेशन यहाँ से है बी। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से बी, अच्छा ये 90 डिग्री पे नहीं है, किसी एंगल पर है। चलो नीचे बना लेते हैं इसे। इस पॉइंट का नाम है ए। और स्फीयर का रेडियस आपको दे रखा है आर। ठीक है,
इसको बोल लेते हैं सेंटर C1, इसको बोल लेते हैं सेंटर C2। ठीक है बेटा, कैविटी में कोई चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली चार्ज नहीं है। ठीक है बेटा, क्या करना चाहिए, एनी आइडिया? सर वो कैविटी में चार्ज नहीं है। कैविटी, कैविटी का मतलब क्या है? देखो मान लीजिए ये कि लकड़ी का बना हुआ था या ग्लास का बना हुआ है, ग्लास नॉन कंडक्टर है, उसमें पूरे में वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अंदर ग्लास ही नहीं है, तो हवा में चार्ज थोड़ा ना बैठा हुआ। ठीक है, क्या करें? किसी को कोई आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है बहुत कम लोगों को लगेगा, बट ट्राई कर सकते हो। लेकिन देखो पहला स्टेप आप लोग कर सकते हो क्या, कि बेसिकली आप बोलोगे वी डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला फॉर स्फीयर विथ कैविटी। हमारे पास है क्या कोई फॉर्मूला? नो सर। तो हम क्या करेंगे, किसी कुछ नोन चीजों का यूज करते हुए ये कन्फिग्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ है ना? यस सर। सो ये पहला स्टेप है, ये आप लोग सोच सकते थे। तो ये मेरे पास स्फीयर है, यहाँ पे डेंसिटी रो है, और आप हमारा कहना है कि यहाँ अंदर डेंसिटी कितनी है, 0 है ना? हम बोलेंगे यार अंदर रो प्लस माइनस रो है, किसी को दिक्कत? नो सर। ये तो हम लोग ऑलरेडी करते आए ना, सेंटर ऑफ मास निकालने में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। दोनों है यहाँ पे, रो प्लस रो भी है माइनस रो भी है। ठीक है, प्लस रो लगाने से क्या हुआ, ये वाला स्फीयर कंप्लीट हो गया, बड़ा वाला। हाँ, यस सर। तो वी हैव गॉट 2 स्फीयर्स, वन विथ प्लस रो, और एक छोटा स्फीयर अपने ऑटोमेटिकली बन गया, अदर विथ माइनस रो। एंड इंटरेस्टिंगली जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए लाइज इनसाइड बोथ स्फीयर्स। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सो मैं पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों स्फीयर के इनसाइड का फॉर्मूला लगा दूं, काम हो जाएगा? यस सर। तो मैं बोलूंगा कि प्लस रो की वजह से, अरे यार यहाँ तो सेंटर से डिस्टेंस दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, ये C1 है, यहाँ A है C2, और यहाँ B है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है A, राइट? तो हम एक काम करते हैं, मेरे को इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इस वाले की वजह से, उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? सेंटर से डिस्टेंस होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यही था ना अंदर का? यस सर। हाँ है ना? तो मेरे को सेंटर से डिस्टेंस तो चाहिए ही, तो मेरे को C से A का डिस्टेंस चाहिए, राइट? मैंने कहा लेट्स कॉल दिस C। सो इस प्लस रो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 इज इक्वल टू रो, क्या क्या आएगा,
c बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिर्फ प्लस रो की वजह से कितना आएगा, रो इंटू डिस्टेंस c, सेंटर से डिस्टेंस c अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जैसे यहां था रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. और माइनस रो की वजह से कितना आएगा, E2 आएगा कितना, वो तो गिवन है अपन को, ये डिस्टेंस b गिवन Rho है, B by 3 epsilon naught. रो b बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं लिख दूं नेट, सर माइनस रो b ना, Yes, sir. तो मैं क्या लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2 लिख सकता हूं क्या। Yes, sir. ये नहीं लिख सकते ना, वेक्टर है ना भाई, क्या लिखोगे, E1 vector plus E2 vector. वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन वेक्टर तो पता ही नहीं अपन को, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है ना। एक्चुअली मैंने वेक्टर फॉर्म में भी फॉर्मूला बताया था आपको, E वेक्टर इज इक्वल टू रो एक्स वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, नहीं बताया था। अगर नहीं भी बताया था तो आप सोच सकते हो, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अवे, मतलब एक्स के डायरेक्शन में, आया ना। Yes, sir. देखो भाई, अगर एक मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर ये रहा, ये वाला पॉइंट है, ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये x की डायरेक्शन में, तो इसको मैं x कैप लिख दूं, दैट इज इक्वल टू रो एक्स वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा। होगा sir. Yes, sir. तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, E1 वेक्टर, अगर यहाँ वेक्टर लगाएंगे, यहाँ वेक्टर लगा दो, यहाँ E2 वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पे वेक्टर लगा दो, ठीक है। सो दिस मीन्स E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, मतलब रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू C वेक्टर माइनस B वेक्टर, आया ना। आया ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, इधर से प्लस C वेक्टर, इधर से माइनस B वेक्टर, कोई दिक्कत। No, sir. अब C वेक्टर माइनस B वेक्टर निकालना है, यहाँ देखिए इस डायग्राम में, Sir, A vector. हाँ क्या है यहाँ पर, साफ साफ दिख रहा है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, दिख रहा है ट्रायंगल लॉ। Yes, sir. सो दिस इज इक्वल टू रो A वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका बना आंसर। ध्यान दीजिएगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। बी कितना है किधर, उससे मतलब ही नहीं है, सिर्फ रो ए वेक्टर मतलब C1 C2 दोनों के सेंटर से मतलब है, दैट्स इट। मतलब पूरी की पूरी कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, समझ में आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है। तो मतलब चार्जलेस चीज को न्यूट्रल मान सकते हैं। क्या, सर वो कैविटी में तो चार्ज था ही नहीं ना, आप उसको न्यूट्रल मान लेके प्लस और चार्ज माइनस नहीं देंगे होने को तो वैसे न्यूट्रल किया ना। कहते हैं, मान क्या सकते हैं, चार्ज नहीं होने को तो न्यूट्रल कहते हैं। आगे बढ़े, Yes, sir. रुकिए सर।
देखो सॉल्यूशन का रास्ता बता देता हूँ कैसे गया है। यहाँ से ऐसे आया है, फिर यहाँ से ऐसे आया है, ठीक है। आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ सर। ठीक। तो मतलब हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे पास अगर ऐसा कैविटी वाला स्फीयर है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको सिर्फ इस ए वेक्टर से मतलब होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा ऐसा। ठीक है बेटा। आया ना? Yes, sir. अब देखो इसी के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इसी क्वेश्चन के वेरिएशंस। ये आपके एस एल अरोड़ा जैसी बुक्स में भी दे रखे हैं। आपका ये एक स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी प्लस रो, एक दूसरा स्फीयर है जिससे ओवरलैप कर गया, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस रो है। ये C1, ये C2। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बोल तो दो। Yes, sir. बोला यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस दे रखा है ए। क्या बोलेंगे? कुछ नहीं करना है इसमें, सेम क्वेश्चन है। हम बोलेंगे इसको ए बोला है, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर E1 वेक्टर इज इक्वल टू रो बी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, E2 वेक्टर इज इक्वल टू रो सी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सर माइनस रो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितनी? माइनस रो। इसका मतलब आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सम दैट इज इक्वल टू रो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बाय 3 epsilon naught. Now B minus C is A. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. सेम क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बदल गया? क्वेश्चन सेम है ना? आगे बढ़ रहा हूँ। ओके सर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा कुछ इस तरीके से। इस ए वेक्टर के पैरेलल, क्योंकि रो ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? सर ये और एक बार समझा दीजिए ना। सेकंड वाला, नहीं सर, ये वाला। ये वाला ना। यस सर। देखो, ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसमें बस पहले से दे रखा है प्लस रो और माइनस रो। पिछले बार हमें माइनस रो मानना पड़ा था। यहाँ न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पे भी प्लस रो माइनस रो दोनों है, हाँ या ना? हाँ सर। अब मैं बोलूंगा यार इस कंप्लीट स्फीयर के लिए पॉइंट है इनर पॉइंट है, इस कंप्लीट स्फीयर के लिए पॉइंट है इनर पॉइंट है। तो जैसे ही प्लस रो लिखा ये कंप्लीट स्फीयर बन गया, माइनस रो लिखा ये वाला कंप्लीट स्फीयर बन गया, है ना? हाँ सर। अब पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? रो प्लस रो बी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। और इसकी वजह से कितना आएगा? प्लस माइनस रो सी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि रो एक्स वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला है। तो हमने दोनों फॉर्मूले लिखे, ऐड किया तो क्या आया? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आया। डायग्राम देख लो, ये डायग्राम में देख लो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। दिख रहा है? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर होगा कि नहीं दिख रहा? यस सर। बस हो गया काम। आगे बढ़े। यस सर। और क्या वेरिएशन हो सकती है? दूसरा वेरिएशन इस बार आपको दे दिया, मेरे पास इनफाइनाइट सिलेंडर है, ऊपर भी इन्फिनिटी है नीचे भी इन्फिनिटी है, ये इसका एक्सिस है लेट्स से, ठीक है? और इसके अंदर हमने एक इनफाइनाइट लेंथ की सिलिंड्रिकल कैविटी काट दी। कैसे काटी? इसके एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये क्या है? आपकी कैविटी है। यहां चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो है, तो कैविटी में कितनी होगी? 0 होगी। इस एक्सिस से इस कैविटी के एक्सिस का डिस्टेंस a है। आपको बोला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। कैविटी के अंदर कोई पॉइंट दे दिया, उसके बारे में उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, ठीक है? समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया? और मेरा मन कर रहा है मैं इसका सीधे आंसर लिखूं, सॉल्यूशन आप लोग खुद से कर ही लोगे। समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन फिर से बोलिए तो सर। बेटा, इनफाइनाइट साइज के सिलेंडर के अंदर इनफाइनाइट साइज की कैविटी है, जिसका एक्सिस, कैविटी का एक्सिस और सिलेंडर का एक्सिस पैरेलल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस a है। मुझे कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने बोला इसका आंसर क्या हो जाएगा? रो ए वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे करेंगे सर? टॉप व्यू देखिए, टॉप व्यू में डायग्राम तो वही बन जाएगा जो स्फीयर का था, है ना? अंदर इस पॉइंट पे लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका आपके सिलेंडर के एक्सिस से डिस्टेंस लेट से बी वेक्टर मान लेते हैं और कैविटी के एक्सिस से डिस्टेंस लेट से सी वेक्टर मान लेते हैं।
यहाँ चार्ज डेंसिटी रो है, यहाँ जीरो है, मतलब यहाँ रो और माइनस रो दोनों है। तो बेसिकली कंप्लीट सिलेंडर रो का और एक कैविटी माइनस रो की, यही है सिचुएशन, हाँ या ना? तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू रो B वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस रो C वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया? क्योंकि कैविटी आपके इनफाइनाइट सिलेंडर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, रो x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, याद है? वो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताओ ना। समझ गए सर। कॉपी कर लो फिर, आंसर देख के समझ जाना चाहिए था, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अभी अभी तो ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन किया। हो गया सर। हो गया, चलो आगे बढ़ रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में बाकी सब करा दिया था, ये वाला छोड़ दिया था मैंने उस वक्त। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ थिक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। हमारे पास थिक शीट है पर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपनी शीट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। इनफाइनाइट है तो बाउंड्री दो बना दी, बहुत ज्यादा बना दी है ना। ये इसका शीट का क्या बोलना चाहिए, एक्सिस बोल नहीं सकते, सेंटर बोल नहीं सकते, सेंट्रल प्लेन है, ठीक है। नजर आ रहा है, सीढ़ी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो इधर की बाउंड्री और इधर की बाउंड्री में नहीं बना रहा हूं, ये इन्फिनिटी है ना। समझ में आ रही बात? इसके अंदर चार्ज डेंसिटी है रो, इसके अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, और मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो कहां निकालना चाहता हूं वो इस 3D डायग्राम में बताया नहीं जा सकता। मैं इसी लाइन के अलोंग यहां से इसको देखता हूं, तो जो व्यू बनेगा उसको मैं बोल रहा हूं साइड व्यू, ठीक है। तो साइड व्यू में जब मैंने इस शीट को देखा तो मुझे क्या दिखा, इसकी थिकनेस दिख रही है, और ये इसका सेंट्रल प्लेन है, समझ में आ रहा है। हालांकि ये कितना इन्फिनिटी, ऊपर नीचे सब जगह कितना इन्फिनिटी है, ठीक है। समझ में आ रही बात? मैंने इसकी थिकनेस देखी क्योंकि बाकी दो डायमेंशन तो इनफाइनाइट है ना।
सिर्फ थिकनेस ही है, लेंथ और विड्थ तो इनफाइनाइट है। ये थिकनेस मैंने कन्वीनियंस के लिए इसको 2t कह दिया, t कहने की जगह मैंने 2t कह दिया, ठीक है बेटा। और मेरे को इसकी ये जो सेंट्रल प्लेन है इससे x डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की इच्छा, ये मुझे बताना। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? यस सर। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सॉल्व करने के लिए पहले तो ये बताओ ये कलर नजर आता है कि नहीं आता आप लोगों को? सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इस इनफाइनाइट शीट के 2 टुकड़े किए, 2 क्या 3 टुकड़े कर डाले। दिख रही है लाइंस? नहीं दिख रहा है? दिख रहा सर। तो दिखता है। चलो मैंने 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है, सर 3 टुकड़े कर दिए। क्या क्या हुआ, ये वाला और ये बीच वाला। बीच में क्या है, ये सर इधर x है तो मैंने इधर भी x लिया है, ठीक है। ओके बेटा, समझ में आई बात? तो इन ये तीनों की तीनों शीट्स हैं, तीनों की तीनों क्या है, शीट्स है ना बेटा। इसकी थिकनेस कितनी है, t माइनस एक्स, इसकी थिकनेस कितनी है, t माइनस एक्स, और बीच वाले की थिकनेस कितनी है, 2x, राइट? बोलो। यस सर। अब मैंने Yes, कहा sir. लेट से इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 हो गया। आप बोलो सर सिग्मा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, उस पर आ जाएंगे वापस से। अगर इस क्योंकि इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस बराबर है, इसका सिग्मा 1 होगा तो इसका भी सिग्मा 1 होगा, हाँ या ना? हाँ सर। सर एक काम करते हैं, इसको सिग्मा 2 बोल देते हैं जिसकी वैल्यू सिग्मा 1 के बराबर है। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। और बीच में बोल देते हैं सिग्मा 3, ठीक है। अब देखो पॉइंट ए के साथ क्या हो रहा है, यहां ऑलरेडी बहुत हॉचपॉच मच गई, साइड में बना लेंगे अपना डायग्राम। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया, सिग्मा 1 की वजह से आया, E1। सिग्मा 2 की वजह से आया, E2। और सिग्मा 3 की वजह से आया, E3। यही है ना, क्या और भी कुछ है? ये रहा मेरा पॉइंट ए। और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस सर। अब मैं कह रहा हूं कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कोई खराबी है क्या? ये इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट से कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? यस सर। यस सर। सो इस सिग्मा 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 तो कैंसिल हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए, हाँ या ना? ठीक है, मैं कहां लिखूं? इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली इक्वल टू E3, दैट इज अ पॉइंट ए इस सिग्मा 3 के बाहर है ना, तो कितना हो गया, ये भी हो गया सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? इसमें किसी को आपत्ति है तो बता दो। और सिग्मा 3 क्या है, ये दोनों रेड बाउंड्रीज के बीच की मोटी सी शीट है, मोटी सी नहीं, हाँ मोटी सी शीट है, समझ में आई बात? जिसका थिकनेस कितना है, 2x है। कोई दिक्कत? नो सर।
सर। तो बस मुझे सिग्मा 3 निकालना, मेरा काम हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो यहाँ तक ये वाला कॉपी कर लिया क्या, ये जो 3D बनाने की कोशिश की तो कॉपी कर लिया, हाँ सर। तो उसको मिटा दे रहा हूँ मैं। मुझे सिग्मा 3 निकालना है। मैंने क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि लेट्स से सरफेस एरिया इज इक्वल टू एस है, ठीक है। ये थिकनेस नहीं, सरफेस, जो आउटर सरफेस है उसका एरिया एस है, ठीक है। तो ये जो सिग्मा 3 है, इसको मैं एस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस रेड बाउंड्री के अंदर वाला चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना। यस। दिस इज इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू ये कितना है, 2x है, s इंटू 2x। ये समझ में आया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस रेड वाले शीट का वॉल्यूम कितना है, थिकनेस इंटू एरिया, थिकनेस कितना है 2x। so this means sigma 3 is equal to 2 rho x, therefore electric field is equal to 2 rho x vector by 2 epsilon naught, 2 चला गया, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना, रो x वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। सर वो आपने किसका सरफेस एरिया लिया सर? सरफेस एरिया वो लिया जो दिख नहीं रहा, इधर वाला सरफेस एरिया। ओके सर। सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो थिन शीट के लिए होता है ना। मैंने कब बोला थिन शीट, मैंने बोला इनफाइनाइट शीट। सर तो थिक शीट का तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। नहीं, कंडक्टिंग शीट का होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके सर। वो भी तब जब सिग्मा आप एक सरफेस का लो, ठीक है बेटा। यस सर। चलो फिर जल्दी जल्दी कॉपी करो, ये फॉर्मूला याद करवा देंगे, छोटा सा फॉर्मूला है बट फिर भी याद करवा देंगे, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे गॉस लॉ पे। तो ये सब फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है ना। हाँ, पर अगर डेरिवेशन पता हो तो अच्छा रहता है कि मान लो किसी क्वेश्चन में डेंसिटी को वैरी करवा दिया तो क्या करोगे। चलो उसको वैसे क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है सिर्फ फॉर्मूला याद करने से हो जाएगा काम, बार बार पूछा जा रहा है मुझसे क्वेश्चन। हो गया सर कॉपी। हो गया। चलो पहले फॉर्मूला अब याद कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, इस इनसाइड के लिए हमने क्या देखा फॉर्मूले, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चीजों के लिए। स्फीयर के लिए क्या देखा, रो एक्स वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर के लिए क्या देखा, रो एक्स वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इनफाइनाइट शीट के लिए क्या देखा, रो एक्स वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 2 3 याद हो गया फॉर्मूला कि नहीं हो गया। याद हो गए। यस सर। अब इसमें भी ध्यान दो, इनफाइनाइट शीट के 2 डायमेंशन इनफाइनाइट थे, फाइनाइट कितना था, 1 है ना, फाइनाइट कितना था 1, तो ये रहा, यहां आया आपका 1 है ना। सिलेंडर में लेंथ इनफाइनाइट थी, बाकी 2 डायमेंशन
फाइनाइट थे तो यहाँ कितना आया 2। ये सब याद करने का है, कुछ इसके वजह कोई लॉजिक नहीं है। स्फीयर के लिए क्या हुआ, तीनों डायमेंशन फाइनाइट थे इसलिए यहाँ कितना आया 3। समझ में आई बात? रो एक्स अपॉन नंबर ऑफ फाइनाइट डायमेंशन इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Yes, sir. लेकिन ये सब किसके लिए वैलिड है, अगर रो कांस्टेंट हो। ठीक है, इनफाइनाइट शीट मतलब जो कंडीशंस है वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। देखो ये फॉर्मूले याद रखने हैं जितने भी फॉर्मूले बताए, बट डेरिवेशंस भी जानने हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एग्जांपल आ जाएगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ hemispherical charged conducting shell। ठीक है, समझ में आया? मतलब उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। क्या करेंगे, ये एक एग्जांपल करा रहा हूं। ये बोल रहा है ये हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल है। ठीक है, जिसका रेडियस r है। चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा है। मुझे इसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये फ्लैट सरफेस पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कर्व सरफेस पे ही चार्ज है, या कर्व सरफेस ही एग्जिस्ट ही करता है, फ्लैट सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या करेंगे? बताओ, क्या करेंगे? नहीं समझ में आ रहा तो देखो, हम लोग यहां से जाएंगे थीटा एंगल पर। इसके आगे और जाएंगे डी थीटा एंगल। ठीक है बेटा, यहां जाके हम लोग काटेंगे ऐसा रिंग। इस रिंग का थिकनेस कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। तो इस पे जो छोटा सा चार्ज आएगा डी क्यू, दैट डी क्यू विल बी इक्वल टू, क्योंकि पतली सी रिंग है चार्ज छोटा सा आएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ 2 पाई आर, हाँ या ना, लेंथ इंटू थिकनेस आर डी थीटा, हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ। हाँ सर। नहीं हाँ यार, सर। नहीं यार, इसका रेडियस आर नहीं है, इसका रेडियस तो ये वाला है ना, ये स्मॉल आर है ना इसका रेडियस। तो समझ में आ रही बात? सो 2 पाई स्मॉल आर कितना है, आर कॉस थीटा है, देख कॉस थीटा एक्स्ट्रा आएगा। आया कि नहीं आया, समझ में आया? ये रिंग का रेडियस यूज करोगे ना, स्फीयर का रेडियस थोड़ा यूज करोगे उसका लेंथ निकालने के लिए रिंग का। हाँ सर। तो डी क्यू इतना आ गया। अब इस रिंग के एक्सिस पे है ये पॉइंट, है कि नहीं है? ये पॉइंट रिंग के एक्सिस पर है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये हो गया कि
इस रिंग की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? डी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? के क्यू एक्स बाय आर क्यूब होता है ना? के क्यू एक्स बाय आर क्यूब होता है। तो के क्यू की जगह डी क्यू, एक्स की जगह ये डिस्टेंस एक्सिस है, डिस्टेंस ये रहा, कितना आया ये? आर साइन थीटा। के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, आर किसका? रिंग का, तो आर कॉस थीटा का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू, अब के की जगह डी क्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आएगा? 2 पाई के सिग्मा आर क्यूब कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा बाय आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा। समझ में आई बात? सबसे पहले जो आंसर है वो आर से इंडिपेंडेंट आ गया, क्योंकि आर क्यूब कैंसिल ही हो गया पूरा पूरी। एक कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। एक काम करता हूँ, के को 1/4 डालता हूँ, तो यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो गया, नीचे 2 बचेगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इंटू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। आया ना? ये डी हुआ कि नहीं हुआ? किसका है यार ये हुआ डी, ये डी आएगा नीचे की तरफ। अब ऐसे सारे डी को जोड़ के आपको आंसर मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 to 180. 0 to π/2 तक। क्योंकि जब आपने इधर वाला एलिमेंट लिया तो इधर वाला तो ऑटोमेटिकली आ गया ना, 2 बार थोड़ा ना लोगे। चलो ठीक है सर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, cos थीटा को u मान के इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपका आंसर आएगा। कैलकुलेट करके बताओ तो जल्दी जल्दी क्या आंसर आ रहा है? सर सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। सही आ रहा है। तो सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा।
आगे बढ़े। यस सर। तो ये भी याद रखना है वैसे, ठीक है, कि हेमिस्फेयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। हालांकि ये सब जो चीजें तब सिर्फ जे एडवांस वगैरह के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में भी डायरेक्ट पूछ सकता है बट कम पूछता है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो बाकी सारे फॉर्मूले याद होगा, एक्स्ट्रा टाइम है तो याद कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर डायरेक्शन क्या आएगा? आप खुद बताओ डायरेक्शन क्या आएगा। सारे डी एक ही डायरेक्शन में, तभी तो डायरेक्ट ऐड किया आपने। हाँ सर, नेगेटिव वाई एक्सिस। एग्जाम्पल, in a region charge is spread as rho is equal to kr if r is less than capital R, and rho is equal to 0 if r is greater than 0, where small r is distance from origin. Find the electric field at a distance small r less than capital R, yeah, at a distance x less than capital R from origin. समझ में आया बात? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। चलो क्वेश्चन का मीनिंग समझा के सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे, इस पेज पे इतनी जगह नहीं बची कि सॉल्व हो पाए। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भैया ये आपका ओरिजिन है, यहां से जब मैं r डिस्टेंस पे जाता हूँ, स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो मेरे को चार्ज डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है? कि जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है तब तक तो चार्ज डेंसिटी kr है, मतलब r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक बार अगर उससे बड़ा हो जाए तो चार्ज डेंसिटी 0 हो जाती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल R रेडियस का एक स्फेयर बना लूँ तो उसके बाहर चार्ज नहीं है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब देखो, मुझे सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखो एक्चुअली क्वेश्चन में ना मैंने आपके लिए काफी काम आसान कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ x लिख दिया है। नहीं तो क्वेश्चन में आपको क्या लिख देगा? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, खत्म। समझ में आई बात? तो बेसिकली कैसे आपका काम मैंने आसान किया, थोड़ा सा जब मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा तब समझ में आया। सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज करके मैंने आपका नाम काम आसान कर दिया, और कुछ नहीं।
मुझे सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना, यहां पर। तो मैंने कहा कि अगर मैं, ये तो कैपिटल R है, अगर मैं एक और स्फीयर अज्यूम करूं जिसका रेडियस x है, तो उसके बाहर वाले जो स्फीयर्स हैं उनकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। बाहर वालों की वजह से 0 होगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, तो बोल देते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू के आर एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आर एक्स के बराबर है तो हो गया के एक्स स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये भैया पाप है, ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। तो मेरे को अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैंने बोला इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा, है ना। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले स्फीयर्स की वजह से लिखूंगा, बोलो बोलो। यस सर। तो उसके लिए मैं सेंटर से r डिस्टेंस पे जाऊंगा, एक dr थिकनेस का स्फीयर काटूंगा, जिसपे चार्ज होगा dq। dq कितना होगा सर? dq हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज 4 पाई r स्क्वायर dr, और डेंसिटी कितना है kr, तो 4 पाई से लिखता हूं दैट इज इक्वल टू 4 पाई के आर क्यूब dr, ये तो हो गया आपका dq, राइट, है ना बेटा। इसका अगले स्टेप में आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? इस, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा केस है इसलिए ऑप्शन है कि या तो आप पूरा डी क्यू निकाल के बोलो इस, क्योंकि सारे के सारे स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए सारे के सारे स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इसलिए ओवरऑल कितना होगा के क्यू इन बाय एक्स स्क्वायर, है ना। या फिर आप हर एक डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसको सॉल्व करो। हर एक डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको सॉल्व करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी अगर ये वाला चीज नहीं पकड़ में है तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इस छोटे से चार्ज की वजह से डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान दीजिए यहाँ मैं के यूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि के ऑलरेडी क्वेश्चन में किसी और चीज के लिए यूज किया हुआ है ना। डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने आपका काम कैसे आसान किया, मैंने बोला था ना काम आसान कर दिया। डी क्यू हो जाएगा 4 पाई के आर क्यूब डी आर बाय एक्स स्क्वायर, है ना, हाँ या ना, बोलो। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में आर दे रखा होता है, आप आर में ही सॉल्व करते हो, तो आप यहां भी आर लिख देते हो, यहां भी आर लिख देते हो, दोनों चीजों का किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। उसके बाद जब आप इस एक्सप्रेशन में आते हो तो यहाँ पे आपका स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा होता है, यहां से आर आर कैंसिल कर देते हो और क्वेश्चन गलत हो जाता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है सिली मिस्टेक एग्जाम में जल्दबाजी में? हाँ सर। हो सकता है ना। ऐसा ना करें कि इसको भी आर लिखें इसको भी आर लिखें, फिर एक्सप्रेशन में दोनों की वैल्यू भी यूज कर लें, कैंसिल भी कर दें, ये सब ना करें। आपसे अगर स्मॉल आर डिस्टेंस ही पूछा है तो स्मॉल आर को एक्स मानते हुए सॉल्व करो, फिर अंत में एक्स की वैल्यू स्मॉल आर डाल दो। समझ में आई बात? ओके हाँ सर। चलो, तो डी आया। अब देखो इसमें स्मॉलर वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, 4 पाई हो गए कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू के बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर आर क्यूब डी आर, ये हो गया डी ई। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, स्मॉल आर को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर x तक, दैट इज इक्वल टू के बाय
एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू पावर 4/4 दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो अब समझ में आया डेरिवेशन क्यों जरूरी है, नहीं तो इस तरीके के क्वेश्चन से सॉल्व कर ही नहीं सकते एग्जाम में आप। Yes, sir. चलो फिर अब ये तामझाम इंटीग्रेशन वाले चीज अपन खत्म कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू किया आप लोगों ने? हाँ सर। शुरू कर दिया? हो रहा है क्वेश्चन, हो रहे हैं क्वेश्चन, बन ही नहीं रहे? बन रहे सर। बन रहे? ठीक है, जो जो टॉपिक हो जाए उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा। अभी तक मैंने गॉस लॉ नहीं पढ़ाया है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाई है, या पोटेंशियल से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी है, ठीक है। बाकी सब कुछ हो गया। Yes, sir. तो कुछ टर्म्स हैं, गॉस लॉ, फ्लक्स, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इन ये जिस क्वेश्चन में आ जाए उसको छोड़ के बाकी कर लो, ठीक है। आगे बढ़ूं? हाँ सर। आज हम शुरू करेंगे अब अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है गॉस लॉ। आप बुक में इसका नाम गॉसेस थ्योरम भी देख सकते हो। हम लोगों ने लॉ पढ़ा था, आजकल थ्योरम बोलने लग गए हैं बुक्स में आपकी। मैं लॉ ही मानता हूं, क्यों? क्योंकि दिस इज एज बेसिक एज कूलम्स लॉ। इनफैक्ट कई लोग कहते हैं गॉस लॉ कूलम लॉ से डिराइव हो जाता है, मैं कहता हूं तो गॉस लॉ से कूलम्स लॉ भी डिराइव हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा बेसिक है कहना मुश्किल है ना, इसलिए थ्योरम बोल देते हैं इसको, तो थोड़ी इंसल्ट हो जाती है मतलब इतने अच्छे लॉ की। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, मैं तो लॉ ही बोलूंगा। और ये आपका काम काफी ज्यादा आसान कर देगा बहुत जगहों पर, ठीक है बेटा। गॉस लॉ आपका काम बहुत आसान कर देगा कई जगहों पर, तो इसको सीखना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग भी है ये क्या कहता है। अच्छा, गॉस लॉ टॉपिक डालने से पहले, गॉस लॉ पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होगा? फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैसे डिफाइन किया समझिए।
मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई सरफेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाएंगे हम लोग पैरेलल लाइंस। ठीक है बेटा, हमने यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सरफेस को रखा है। इस सरफेस का एरिया है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। सरफेस एरिया को मैं बोल रहा हूं एस वेक्टर। अब आप बोलोगे सर एरिया वेक्टर होता है क्या? एरिया वेक्टर होता है क्या? एरिया नो सर। देखो, एरिया स्केलर भी हो सकता है, एरिया वेक्टर भी हो सकता है। वैसे एरिया स्केलर डिफाइंड है, बट एरिया कई जगह हम लोग वेक्टर मान के उसका यूज करते हैं एरिया का। मैंने पहले ही बताया था, प्रेशर के टाइम पे पढ़ाया था, है ना। तो ये इसका सरफेस एरिया कितना है? एस वेक्टर है। वो एस वेक्टर किधर होता है? ये जो एरिया वेक्टर है इट इज डायरेक्टेड किधर होता है बताइए? पढ़ाया था ना मैंने। कोई बोला ही नहीं। जिस सरफेस का एरिया लिख रहे हो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, मतलब इस एरिया, ये वाला एरिया किधर होगा? नॉर्मल डायरेक्शन इधर होगा। समझ में आया? आया ना। तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई से। फाई से क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। इस केस में थीटा कितना है? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एरिया सेम डायरेक्शन है। ठीक है, पर मान लेते हैं किसी केस में हमारे पास ऐसा सिचुएशन बने, इधर आपका एरिया वेक्टर है, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई एस कॉस थीटा, जहां पर दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है बेटा। Yes, sir. ये फ्लक्स की डेफिनेशन हुई। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन, ये तो डेफिनेशन हुआ। डेफिनेशन में तो मैथमेटिकल है, बताया तो। फिर हम लोगों ने इसका फिजिकली समझने के लिए इसका फिजिकली एक इंटरप्रिटेशन निकाला, मतलब एक्चुअल में है क्या, चल क्या रहा है, इसका एक इंटरप्रिटेशन निकाला। वो इंटरप्रिटेशन समझते हैं, फिर उस इंटरप्रिटेशन का यूज करके फिर से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ओके बेटा। कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। कॉपी हो गया? यस सर। ओके, तो फ्लक्स रिप्रेजेंट क्या करता है? तो सर फ्लक्स जो है इट रिप्रेजेंट्स, फ्लक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface। फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
कि एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसको फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. flux represents number of electric field lines passing through a surface. देखो ये मतलब क्या हुआ इसका, देख समझिए बात को। मान लेते हैं मेरे पास ये एक सरफेस, ठीक है, और यहां पर इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैंने सरफेस रखा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो इस सरफेस के थ्रू पास होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ये हमको इस फॉर्मूले से मिलता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर से। अब देखो बात को समझो, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, बस रेशियो मेंटेन करना होता है चार्ज के हिसाब से, हाँ या ना? बोला था ना? हाँ सर। Yes, sir. मैंने बताया था। तो फिर सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हुआ? मतलब वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितना लाइंस बनाऊं, है ना? तो देखो उसी चीज को स्टैंडर्डाइज किया गया, आप बनाओ कितने भी पर होंगी कितनी, इसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया यूजिंग फ्लक्स। ठीक है, ड्रॉ आप कितने भी कर सकते हो क्योंकि होंगी कितनी, बहुत सारी, उतनी आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक, तो कितनी होंगी इसको हमने, ऐसा कोई रियल में तो कोई लाइंस तो होती नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट हमारे फॉर्मूले से कई बार ऐसा होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इरेशनल नंबर आ जाए, फ्रैक्शन छोड़ो इरेशनल आ जाता है। ठीक है बेटा, ओके। यस सर। सो ऐसा कुछ नियम नहीं है कि जो मैं नंबर बता रहा हूं नंबर एग्जैक्टली ट्रू है। ठीक है, नंबर फ्रैक्शन आ सकता है, नंबर इरेशनल आ सकता है, नंबर कुछ भी आ सकता है। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस फॉर्मूले से आएंगी हम मानेंगे उतनी ही है, ड्रॉ अपनी इच्छा से करेंगे पर मानेंगे उतनी ही है, इससे आगे बहुत जगह पे फायदा हो जाए। ठीक है, अब ये तो क्या 3D डायग्राम बना रहा हूं, उसमें उतना कुछ समझ में आएगा नहीं, मैं इसी चीज को समझाने के लिए इसी का 2D डायग्राम बनाऊंगा। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से कितनी, इसके आगे मैंने एक सरफेस रख दिया, सरफेस को मैंने क्या किया ऊपर से हिंज कर दिया और ये सरफेस को मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट करूं। ठीक है बेटा, सोचो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या सरफेस एरिया कितना इस पे डिपेंड करेंगी कि नहीं करेंगी? सरफेस एरिया को अगर मैं छोटा कर दूंगा, मतलब यहीं तक कर दूंगा, तो ये दो फील्ड लाइंस बाहर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी इस डायग्राम में? Yes, sir. तो क्या मैं लिख सकता हूं कि आपका जो फ्लक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया? इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होगा क्या? मैं ये, अब इसको देखो, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी? और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई तो इसके थ्रू पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज हो जाएंगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ ये जो फ्लक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? Yes, sir. देखो यहां पर एरिया वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0।
पर इमेजिन दिस कि इस हिंज के अबाउट मैं इस एरिया को घुमा दूं बाय एंगल थीटा, लेट्स से ऐसे घुमा दूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अब इसमें से पास होंगी, क्या वो सिर्फ उतनी होंगी जो यहां से पास हो रही हैं, इस लेंथ से पास हो पा रही हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. मतलब यहां पर एरिया वेक्टर किधर है? इस डायरेक्शन में है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेम डायरेक्शन में ऐसा ही है। ये एंगल कितना है? थीटा, राइट? होगा कि नहीं? इसे निकाल सकते हो आप लोग। Yes, sir. तो मैं कह रहा हूं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एरिया पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन इस पूरे एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ इस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया के इस वाले प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. ये एरिया एस है तो ये कितना हो जाएगा? एस कॉस थीटा होगा। Yes, sir. सो इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। मतलब क्या हो गया? फाइव